कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी फाइट बैक करती है। अननाउड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अननाउड मतलब हतोत्साहित हो जाना या सकेत में आना। स्केल ऑफ द अपहीवल यानी जो अपहीवल हुआ था, जो उथल पुथल हुआ था, एक बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ था। ऑल इट्स माइट, विद ऑल इट्स माइट मतलब जितना ताकत था उतना ताकत लगाकर, यानी कि इतने बड़े स्केल पे हुए अपहीवल से कंपनी हतोत्साहित हो चुकी थी, बट उसके बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारती और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवोल्ट को रिप्रेस करने का यानी कि उसको दबाने का कंपनी डिसीजन लेती है। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, यह इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाती है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त सैनिक। अतिरिक्त सैनिक यानी कि इंडिया में जो उस टाइम में इनके सैनिक थे तो वो तो थे ही, बट इसके अलावा भी अतिरिक्त सैनिकों इंग्लैंड से मंगाती है, अतिरिक्त हथियार मंगाती है, एम्यूनिशन मंगाती है। पास्ड न्यू लॉज सो दैट द रिबेल्स कुड बी कनेक्टेड विद इज, नए लॉ पास करती है कंपनी ताकि जो रिबेलियंस है उनको आसानी से सजा दी जा सके। एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट, और उसके बाद जो रिवॉल्ट का जो यानी कि जो रिवॉल्ट थी, जो क्रांति थी, उसका जो स्टॉर्म सेंटर था वहां पे धावा बोल देते। स्टॉर्म सेंटर जैसे कि दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जो जो मेन सेंटर थे उसमें कंपनी सीधे धावा बोल देती है। दिल्ली वॉज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857। तो दोस्तों दिल्ली को ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिकैप्चर कर लेती है रेबेल फोर्सेस से। कब? सितंबर 1857 में। The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आजीवन कारावास, यानी पूरी लाइफ अब वो कारावास में रहेंगे। तो जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर थे उनको कोर्ट में उनको पकड़ा जाता है, कोर्ट में पेशी होती है और उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। उनको किनको? बहादुर शाह जाफर को और उनकी वाइफ बेगम जिन्नत महल को रंगून के प्रिजन में, रंगून की जेल में भेजा जाता है अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जाफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। बहादुर शाह जाफर जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है रंगून की जेल में। कब? नवंबर 1862 में। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. देखो, दिल्ली का रिकैप्चर होना, दिल्ली का रिकैप्चर होने का मतलब ये नहीं था कि जो रिबेलियंस हैं दिल्ली के रिकैप्चर होने के बाद वो डाई डाउन हो गए यानी कि शांत हो गए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। तो यानी कि दिल्ली के रिकैप्चर होने के बाद भी लोगों ने, जो रिबेलियंस थे, वो लगातार इनका विरोध कर रहे थे कंपनी का और उनसे युद्ध कर रहे थे। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion। तो इस पॉपुलर रिबेलियन की जो मैसिव फोर्सेस थी उनको सप्रेस करने के लिए कंपनी को 2 साल तक जो है कि उनसे फाइट करना पड़ा, लड़ना पड़ा। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। तो दोस्तों लखनऊ कब टेक ओवर करती है कंपनी? मार्च 1858 में लखनऊ को टेक ओवर कर लेती है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को हराती है कंपनी, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की हार हो जाती है और उनको मार दिया जाता है जून 1858 में। A similar fate awaited Rani Avantibai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides। तो एक दुर्भाग्यवश सेम घटना घटित होती है रानी अवंतीबाई के साथ, जो कि खेरी की इनिशियल विक्ट्री के बाद वो पाती हैं कि वो जो है कि चारों ओर से अंग्रेजों से घिर चुकी हैं, सराउंड हो चुकी हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? इम्ब्रेस डेथ, यानी कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया और शहीद हो जाती है। वहां पे इम्ब्रेस डेथ मतलब मौत को गले लगा देना। तांतिया तोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders। जो तांतिया तोपे था जो तांतिया तोपे थे वे क्या करते हैं? जो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में एस्केप कर जाते हैं, मतलब वहां पे भाग जाते हैं। ये है तांतिया तोपे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चले जाते हैं और वहां पे गुरिल्ला वार करते हैं कंपनी से। गुरिल्ला वार क्या होता है? कि छिप छिप कर मारना, यानी कि डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नहीं मारना, मतलब उनके सामने नहीं मारना, छिप छिप के मारना। तो जब मौका मिलता था तब हमला कर देना अपने दुश्मन पे। तो तांतिया टोपे वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, वहाँ की जो जनजातियां थी, उन कुछ जनजातियों के सपोर्ट से और कुछ पीजन लीडर्स के सपोर्ट से कंपनी से गुरिल्ला वार फाइट करते हैं। He was captured, tried and killed in April 1859। तो दोस्तों उनको कैप्चर किया जाता है, कंपनी उनको पकड़ लेती है
उनको ट्राई करती, मतलब कोर्ट में पेशी करती है उनकी, और उसके बाद उनको मार दिया जाता है कब, अप्रैल 1859 में। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस एनकरेज डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है छोड़ देना या छोड़कर भाग जाना, इनकरेज यानी कि उत्साह, यानी कि जिस तरह पहले जो अंग्रेज थे या जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स के जिस तरह ब्रिटिशर्स के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मिली विक्ट्रीज से रिबेल फोर्सेस को उत्साह मिला था, उसी तरह रिबेल फोर्सेस की हार से लोगों का जो हिम्मत था वो टूटने लगा, और बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि वो अब जो रिबेल फोर्सेस है उनका साथ नहीं देंगे, उनको छोड़कर भागने लगे। The British also tried their best to win back the loyalty of the people. Loyalty यानी कि विश्वास। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। The announced reward for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. तो इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि उसने जो उसके लॉयल लैंड होल्डर्स थे उनके लिए रिवार्ड का अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको रिवार्ड दिया जाएगा, और जो लैंड पर उनकी लैंड पर जो उनका राइट है, जो उनका ट्रेडिशनल राइट है, वो कंटिन्यू रहेगा, यानी बरकरार रहेगा। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, वे लोग, वे रिबेल फोर्सेस या वे रिबेलियंस, उनको बोला गया, यानी कि जो भी रिबेलियन थे उनको बोला गया कि अगर वे ब्रिटिश को सामने सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, और उन्होंने किसी भी व्हाइट पीपल को यानी कि किसी भी एक अंग्रेज को नहीं मारा है, दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। और उन्हें क्या बोला उनको कि अगर आपने अंग्रेजों को सरेंडर कर दिया, पहला, दूसरा आपने किसी भी व्हाइट पीपल को, किसी भी गोरे को नहीं मारा है, तो आप सेफ रहोगे, और एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनका जो क्लेम है और जो राइट है, जो उनका अधिकार है जमीन पे, वो डिनाई नहीं किया जाएगा। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग। तो दोस्तों, इतना कंपनी इतना ज्यादा गद्दारी करती, उसके बाद भी, नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद भी, कई सौ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स और राजाओं को उनको मतलब कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको हैंग कर दिया जाता है, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप काश्मीरी गेट टू इंटर दिल्ली। यहाँ पे आपको ब्रिटिश की पूरी ट्रूप्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर से पूरी उनकी सेना दिखाई दे रही है। काश्मीरी गेट है, उन्होंने अपने क्या किया, ब्लो अप कर दिया, काश्मीरी गेट को उन्होंने उड़ा दिया ताकि वो दिल्ली में इंटर कर सके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस सीज ट्रेन रीच दिल्ली, जो उनकी ट्रेन थी, मतलब पूरा हथियार पूरा भरा हुआ था, आर्म एम्यूनिशन, ये दिल्ली पहुंचते हैं। The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. पहले तो इन्हें बहुत इनिशियल में इनको बहुत डिफिकल्टी हुआ, जो हैवी फोर्टिफिकेशन था दिल्ली को, उसको ब्रेक करने में। ऑन 3 सितंबर 1857 reinforcement arrived, a 7 mile long siege train। तो सितंबर 3 सितंबर 1857 को जो रेनफोर्समेंट होती है, जो अतिरिक्त सैनिक होते हैं, वो आते हैं, अराइव करते हैं। 7 माइल लॉन्ग सिज ट्रेन, मतलब इनकी जो कतार थी 7 माइल तक लंबी थी, जिसमें कि कार्टलोड्स ऑफ कैनन थे एंड अम्यूनिशन पुल्ड बाय एलिफेंट। जो अम्यूनिशन थे वो किसके द्वारा, एलिफेंट के द्वारा खींची जा रही थी। ठीक है। आफ्टर मैथ, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या देखा था, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोगों ने विद्रोह किया था 1857 में क्या सिचुएशन था, क्या कंडीशन था, और उसके बाद अब देखते हैं आफ्टर मैथ, यानी कि जब विद्रोह हुआ उसके बाद के साल के बारे में देखते हैं। The British had regained control of the country by the end of 1859, यानी 1859 के अंत तक कंपनी जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंट्री पे कंट्रोल जो था रीगेन कर लिया, मतलब फिर से कंट्रोल पूरी कंट्री का ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore। बट वो सेम पॉलिसी से अब शासन नहीं चला सकते थे, कंट्री को रूल नहीं कर सकते थे। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब कुछ चेंजेस हैं, देखो कहीं पे भी विद्रोह होता है, अभी नॉर्मल कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लो जो कि अभी मान लो सत्ता में है, अगर कोई भी कहीं पे अगर कुछ अनहोनी हो, अनहोनी द सेंस कुछ बवाल होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी अगेंस्ट में होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको उसमें जो है कि रिफॉर्म लाती है या अमेंडमेंट लाती है, उसमें बदलाव करती है। तो सेम कंपनी ने किया, कंपनी इतना बड़ा उथल पुथल, इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, तो कंपनी अब उसी पॉलिसी से रूल नहीं करना चाहती थी। उसने डिसीजन लिया कि अब वो पॉलिसीज को चेंज करेगी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए गए जो कि इंट्रोड्यूस किए गए किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा।
अब यहाँ पे पेंटिंग में देख सकते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबेल नियर कानपुर। कानपुर में ब्रिटिश फोर्सेस जो थी, जो रिबेलियंस थे, उनको कैप्चर कर लिया था। नोटिस द वे द आर्टिस्ट शो द ब्रिटिश सोल्जर्स वैलियंटली एडवांसिंग ऑन रिबेल फोर्सेस। इसमें दिखाया गया, बोलता है कि जो पेंटिंग को देखो किस प्रकार दिखाया गया कि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो कितने बहादुरी से इनको रिबेलियंस को कैप्चर कर रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखते हैं। फर्स्ट क्या था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक नया एक्ट पास करती है कब, 1858 में, एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पांसिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक नया एक्ट पास करती है, और वो जो पावर था, जो पावर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उस पावर को उसने ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि वो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चला गया, इंग्लैंड की जो ब्रिटिश जो क्राउन थी उनके पास चला गया, उनके हाथ में चला गया। किस लिए, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो इंडियन अफेयर्स हैं उसको ज्यादा जिम्मेदारी से उसको मैनेज किया जा सके। A member of the British cabinet was appointed secretary of state for India। तो ब्रिटिश कैबिनेट जो था, जैसे कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, अब इनका कैबिनेट था, उस कैबिनेट में बहुत सारे मेंबर होते थे। तो उनमें से एक मेंबर को अपॉइंट किया गया, क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में एक पर्सन को अब एक अपॉइंटमेंट दी गई कि आप जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो। इंडिया के लिए उनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और उनको जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया की गवर्नेंस रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम। और उस कैबिनेट का जो मेंबर था, एक उसको काउंसिल दी जाती है। उस काउंसिल में भी कुछ मेंबर होते हैं ताकि उनको जो कैबिनेट के मेंबर थे उनको एडवाइस दे सके। यानी ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी। इस पार्लियामेंट में कैबिनेट होते हैं, ठीक है। इस कैबिनेट में बहुत सारे मेंबर होते थे। इस कैबिनेट में एक को अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कुछ काउंसिल दे दिया, कुछ मेंबर्स की काउंसिल दी जाती है। काउंसिल इसलिए दी जाती है ताकि इनको एडवाइस कर सके। कॉल्ड इंडिया काउंसिल। इस काउंसिल को क्या बोला गया, इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। तो दोस्तों, इस क्रांति के बाद जो 1858 की यानी जी 1857 जो क्रांति हुआ था, 1858 में जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो गवर्नर जनरल थे, उनको टाइटल क्या दिया गया, वायसराय। यानी अब गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब उनको वायसराय बोला जाएगा। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझेंगे। तो दोस्तों देखो, एक चीज अभी हमारे इधर में जैसे जो भी कोई इलेक्शन होता है तो एक क्या होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी द सेंस एक एरिया होता है। सपोज ये एरिया है, यहाँ से कई मेंबर इलेक्शन में क्या करते हैं, खड़े होते हैं। तो उनमें से कोई एक जीतता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव। वो जब भी जाएगा पार्लियामेंट में, वो क्या होगा, इस पूरे एरिया को, ये जो एरिया है जहां से वो इलेक्शन जीता है, इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप इस चीज को समझना हो कि अगर मान लो उसे 90 वोट मिले हैं और 10 वोट किसी और को मिले हैं, तो गवर्नमेंट कंसीडर करेगी 90%, जो 90 लोग हैं उनका वोट कंसीडर किया जाएगा। तो ये जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे, इनको कंसीडर किया जाएगा ये 90 पीपल, यानी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक बंदा जो कि यहाँ से जीता हुआ है। यानी जो भी मेंबर, एमपी है, एमएलए जो भी है, यानी उसको यह माना जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन को, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी जो भी वो एक्शन लेगा, जो भी चीज लेगा, वो लगेगा कि 90 लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार तो जो वायसराय था, उनको पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब उनको वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर्सनल। यानी कि जो भी एक्शन लेंगे वो क्राउन के बिहाफ पे लेंगे। यानी कि आप समझ लो कि अगर कोई जो वायसराय था, वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता था, क्राउन को। यानी वायसराय जो भी एक्शन लेगा, जो भी कानून लाएगा या जो भी एक्ट लाएगा, तो पब्लिक यह समझे कि वो किसने पास किया, वो क्राउन ने पास किया, ब्रिटिश की जो क्राउन थी। थ्रू दीज मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो इन सारे मेजर से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया को रूल करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड चेंज क्या हुआ, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। तो कंट्री के जितने भी रूलिंग चीफ थे उनको एश्योर कर दिया जाएगा, उनको
अश्योर कर दिया गया, उनको भरोसा दिलाया गया कि फ्यूचर में उनकी कोई भी टेरिटरी एनेक्स नहीं की जाएगी। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। अब देखो, आपको याद होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी पहले कंपनी से बोली थी कि हमारे अडॉप्टेड सन को हमारी जो किंगडम है उसका वारिस मान लिया जाए, कंपनी ने नहीं बोल दिया था। बट अभी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उसमें बोलता देवर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम, तो यानी कि जो चीफ हैं, जो रूलिंग चीफ थे, उनको अश्योर किया गया, उनको भरोसा दिलाया गया कि फ्यूचर में उनका कोई भी टेरिटरी अनेक्स नहीं करेगी, किया जाएगा। और उनको अलाउ कर दिया गया कि आप अपना आपका जो किंगडम है वो अब आपके वारिस का होगा, यहाँ तक कि अगर वो अडॉप्टेड सन भी है आपका किंगडम, आपके किंगडम का वारिस आपका अडॉप्टेड सन ही होगा। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. बट उनको केवल एक्नॉलेज करना था, उनको एक्सेप्ट करना था, उनको मानना था कि जो ब्रिटिश की क्वीन है, जो उनकी क्राउन है, वो सोवरेन पैरामाउंट है, यानी कि अधिपति मानना था, यानी कि आप जो है कि ब्रिटिश की क्राउन के अंडर में हो, सर्वे सर्वा जो है यहाँ की क्राउन है। Thus, the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British crown. यानी कि इस प्रकार इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश क्राउन के सब ऑर्डिनेट होकर, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चलाने के या रूल करने की छूट दे दी गई। और थर्ड इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड हमने देख लिया, दो बदलाव देख लिया, तीसरा क्या किया, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। अब इन्होंने डिसीजन लिया कि जितने भी सिपाही थे यहाँ पर भी ज्यादातर क्या थे, इंडियन सोल्जर्स थे। इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इंडियन सोल्जर्स का जो प्रोपोर्शन है, जो इनकी संख्या है हमारी आर्मी में, उसको ये रिड्यूस करेंगे। या कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचते थे कि कहीं फ्यूचर में भी ऐसा ना हो जाए कि ये लोग फिर बगावत कर जाएं, लोग फिर रिबेल कर जाएं। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं, यूरोप यानी कि जो भी यूरोपियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, और जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या में रिड्यूस किया जाएगा, उनकी संख्या कम की जाएगी। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. और इन्होंने ये भी डिसीजन लिया, यानी कि उनकी ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने ये भी डिसीजन लिया कि अब अवध बिहार सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सोल्जर्स रिक्रूट करने के बावजूद अब ज्यादा सोल्जर्स रिक्रूट किया जाए कहाँ से, गुरखास से, सिख से और पठान से। अब फोर्थ चेंज इन्होंने क्या किया, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। जो मुस्लिम्स लोगों की जो लैंड प्रॉपर्टी थी वो लार्ज स्केल पर कॉन्फिस्केट की जाती है। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम थे उनकी लैंड और प्रॉपर्टी काफी बड़ी स्केल पर, बड़ी पैमाने पर कॉन्फिस्केट की जाती है, जब्त की जाती है, और उनको अब एज ए सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, यानी कि एक संदेह और हॉस्टिलिटी की भावना से देखा जाने लगा, उनको ट्रीट किया जाने लगा। यानी कि इनको कहीं ना कहीं लगता था ब्रिटिश की जो ये जो रिबेलियंस हुआ था, यानी कि जो ये पूरा उथल पुथल हुआ था या जो विद्रोह हुआ था, उनमें जो सबसे ज्यादा हाथ है किसका है, मुस्लिम का है। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन बिग वे। तो ब्रिटिशर्स को लगता था, उनका मानना था कि ये रिबेलियन का जो रिबेलियन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बड़े जो जिम्मेदार हैं कौन है, मुस्लिम्स हैं। फिफ्थ चेंज इन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। और ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जो भी इंडिया का कस्टमरी रिलीजियस है, जो कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको सम्मान करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा डिसीजन लिया। सिक्स पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। और छठा चेंज क्या किया गया कि पॉलिसीज बनाई गई, लैंडलॉर्ड्स और जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे और जो जमींदार थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई, तथा उनकी लैंड जो थी उस लैंड पे उनका अधिकार देने के लिए, उनको राइट्स ओवर देयर लैंड, यानी उस लैंड पे उनका अधिकार बना रहे, इसके लिए उनको सिक्योरिटी दिया गया। Thus a new phase of history began after 1857। तो फाइनली दोस्तों 1857 के बाद हिस्ट्री का एक नया फेज स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट जो रेड में है वो रिवॉल्ट का मेन सेंटर है, या आप बोल सकते हो कि स्टॉर्म सेंटर, जहाँ जहाँ पे कंपनी ने धावा बोला, जैसे फैजाबाद हो गया, इधर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इधर झांसी हो गया, इधर दिल्ली हो गई,
मेरठ, इधर बरेली, यानी ये सब जो रेड में है, जो रेड ट्रायंगल है, मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट की मेन सेंटर है। कंपनी ने इन सेंटर पे धावा बोला था पूरे फोर्सेस के साथ। जैसा कि हमने देखा, दिल्ली को सबसे पहले कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद लखनऊ को किया, फिर कानपुर को किया, फिर झांसी को किया। इसी प्रकार कंपनी धीरे धीरे रिकैप्चर करती चली गई। अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट जो, और अदर सेंटर ये सारे जो थे, ये छोटे छोटे सेंटर थे। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा बोल सकते हो छोटे स्केल पे, एक स्मॉल स्केल पे यहाँ पे उथल पुथल हुआ था। बट जो लार्ज स्केल पे जहाँ पे भारी संख्या में लोग थे, वो था बरेली, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी।